हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर इस कोविड टाइमिंग में थोड़े से डिफरेंस के साथ आपका वेलकम कर रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे थे इनकम टैक्स का सब्जेक्ट। बहुत ही बेहतरीन ये सब्जेक्ट है और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने सेक्शन 6 कंप्लीट कर लिया था कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फर्म का, कंपनी का। हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है और वो ज्यादातर क्योंकि हम लोग एचयूएफ या इंडिविजुअल की बातें करते हैं तो उसका हमारे पास ज्यादा आता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन 6 से नहीं आता, और भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम आपको आज कुछ थ्योरेटिकल लॉ पहले पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास का प्रैक्टिकल। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये प्रैक्टिकल के अंदर आपको हेल्प कर सकता है और हो सकता है कि एग्जाम में आपको इस पर छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। बहुत सारी जगहों पर ये सेक्शन छोड़ दिया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, बट मैं कहूंगा कि आप इसको पढ़िए, ये आपको जरूर हेल्प करेगा। अभी तक इस सेक्शन में फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते थे, लेकिन अब करंट वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसमें एक चेंज है। और मैं देख रहा था कि गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में फ्यूचर पीरियड्स के लिए और भी चेंजेस किए हैं, तो आपके लिए जो चेंजेस होंगे वो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। ठीक है सर, ज्यादा आप बातें करेंगे तो हम डरेंगे, तो आप क्यों ना आगे बढ़े और हमें बताएं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं आपको बताता हूं। चलिए, आज हमने थोड़ा सा ये लेआउट चेंज किया है, तो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान से समझते जाएंगे। हमने जो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर हमने पढ़ना है, ये चैप्टर हमें बताता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 5 टू सेक्शन 9, यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 5 टू सेक्शन 9 में अभी तक सर हमने क्या कवर किया है? तो अभी तक आप लोगों ने कवर किया है बेसिकली हमारे साथ साथ सेक्शन नंबर 6 लास्ट क्लास में। अब मैं आपको लिंकेज बताता हूं कि दरअसल सेक्शन नंबर 5 जो होता है, वो सेक्शन नंबर 5 हमें यह बताता है कि हमारी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। ठीक है सर, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, इसका मतलब क्या है? देखिए, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताता है। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम कहता है कि जो टैक्स पेयर है उसे जो टैक्स पे करना है वो उसकी नेचर ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। सर, ये नेचर ऑफ इनकम से आपका क्या मतलब है? तो हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ये कहती है कि मुझे ये बताइए कि ये जो इनकम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये इनकम आपको इंडिया में रिसीव हुई थी? तो इसका ट्रीटमेंट टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होने वाला है। अब इनकम इंडिया में रिसीव हुई थी, हाँ सर इंडिया में रिसीव हुई थी, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, फिर हम बताते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट कहती है कि रिसीव्ड में कभी कोई इशू ना आ जाए, इसलिए उस लॉ को और ज्यादा स्ट्रांग करते हुए लॉ ने लिखा है कि कुछ इनकम हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान के चलते हैं, जो कि सेक्शन 7 में आपको बताई गई है। तो रिसीव्ड का मतलब होता है कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। और डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हो सकता है कि किसी को डाउट हो, तो लिटिगेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट डिफाइन कर देती है कि भाई इनको माना जाता है कि ये इंडिया में रिसीव हुई है। दोनों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है। सर, हम जब कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो हम जानते हैं कि यहां एक्रूअल कंसेप्ट भी होता है और यहां पर कैश कंसेप्ट भी होता है। कैश कंसेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब कैश आएगा या कैश जाएगा। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि भाई आपको एक्रूअल बेसिस पर चलना है, मतलब ट्रांजैक्शन जब हैपन हो रही है, उसका इफेक्ट आ रहा है, तब आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे बाद में आपको कैश का इनफ्लो आउटफ्लो इसके ऊपर मिले या ना मिले। शॉर्ट में हम आपको बात बताएं तो इनकम बेसिकली जनरेट होती है रेवेन्यू से। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। तो मैंने सपोज कीजिए बिजनेस में किसी को सेल कर दी, तो मैंने सेल कर दी, वो कह रहा था कि पैसे मैं आपको बाद में दूंगा, तो पैसे आए नहीं है, लेकिन हम एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से इसको सेल को रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि हम कैश की वेट नहीं करेंगे, पहले ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश का कंसेप्ट कहता है कि भाई जब कैश आएगा तब करेंगे। यानी अकाउंटिंग में दो कंसेप्ट होते हैं और हम डेफिनेटली एक्रूअल से चलते हैं। टैक्सेशन दोनों का ही बेनिफिट लेके चलता है। वो कहता है कि देखो इनकम रिसीव हुई थी, ठीक है, टैक्स करूंगा, इनकम एक्रू हुई थी तो भी टैक्स करूंगा। तो अगर आपने इनकम कमाई है लेकिन अभी रिसीव नहीं की तो गवर्नमेंट कहता है कि ये बताएं कि ये इनकम आपने इंडिया में अर्न की है, एक्रूज इन इंडिया है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होने वाला है। सर कभी कभी ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है कि असेसी कह रहा है कि नहीं भाई मैंने तो इनकम इंडिया में अर्न की ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम एक सेक्शन आपको बना के दे रहे हैं, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और हमारी क्लास आज इसी के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्लास का प्रैक्टिकल होगा। गवर्नमेंट कहती है कि देखिए इनकम के दो पहलू हैं, एक्रू होना और रिसिप्ट होना, लेकिन दोनों एक ही इनकम के पहलू हैं, इसीलिए एक ही इनकम को हम दो बार टैक्स नहीं करेंगे। अगर इनकम आपने रिसीव बेसिस पर टैक्स कर दी तो घबराना मत, एक्रूअल पे आपसे दोबारा टैक्स नहीं मांगेंगे, और अगर एक्रूअल बेसिस पर हमने आपसे टैक्स ले लिया तो रिसिप्ट बेसिस पर दोबारा नहीं मांगेंगे। ठीक है, इस बात को फिर हम दोबारा से भी इलेबोरेट करेंगे, तो आप अभी समझ लीजिए, इसको घबराना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि दोनों में से कोई भी आइटम, चाहे इनकम का रिसीव होना चाहे इनकम का अर्न होना, अगर इन दोनों में से कोई भी इवेंट इंडिया में हैपन कर जाएगा तो गवर्नमेंट कहती है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यानी कि जो आपने सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला उसका यहां पर कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट व्यक्ति हैं। अब अगर वो नॉन रेजिडेंट व्यक्ति इंडिया में लेट अस सपोज कोई लैंड खरीद ले और उस लैंड को सेल कर दे और उसको इनकम हो जाए, तो यहां पर हम बात करेंगे क्योंकि इनकम इंडिया में अर्न हुई इसीलिए वो इंडिया में टैक्स होगी, डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके ऊपर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक सिंगर था, इमेजिनरी सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूं, एक सिंगर था जो कि इंडिया में आया घूमने के लिए और वो अक्षरधाम मंदिर चला गया घूमने के लिए, दिल्ली में है, गुजरात में भी है, अक्षरधाम मंदिर चला गया। और एक और सेलिब्रिटी मान लो उसी समय इंडिया में घूमने आई हुई थी बाहर से, वो भी अक्षरधाम विजिट कर रही थी। दोनों आपस में मिले और एक नॉन रेजिडेंट ने उस सिंगर को कहा कि भाई मेरे फंक्शन में मैं चाहता हूं कि आप परफॉर्म करें। उसने कहा ठीक है परफॉर्म कर देंगे। अब परफॉर्मेंस फॉरेन कंट्री में होनी है और पैसा उसने इंडिया में ही उसको दे दिया कि ये ले भाई तेरे जो $50,000 बनते हैं तू मुझसे ले ले। अब इनकम कहां होगी, जब वो परफॉर्मेंस करेगा फॉरेन कंट्री में। एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि भाई आपने मेरी कंट्री में परफॉर्मेंस करना है और उसके पैसे वो इंडिया में दे देता है। तो गवर्नमेंट कहती है ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो इसके ऊपर हर किसी को टैक्स लगेगा। यानी जो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है उसकी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा और कैसे टैक्स होगी, ये बातें अभी अपने दिमाग से हटा दीजिए। अभी आप समझिए कि ये इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है। तो इनकम इंडिया में रिसीव हो जाए और इनकम इंडिया में अर्न हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पर्सन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट ना हो। इसीलिए ये दोनों रूल्स गवर्नमेंट बहुत गहराई के साथ लिखती है। ठीक है, और अगर इनकम एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया हो और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो, इस इनकम के साथ इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये वाली इनकम भी इंडिया में टैक्स हो सकती है, लेकिन इस इनकम के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस की जरूरत पड़ती है। यानी ये दोनों इनकम तो सीधी सीधी ऐसी हैं जो कि इंडिया में टैक्स हो जाती हैं। ये जो इनकम है इसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस की जरूरत पड़ेगी, हम आपको बताएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों को डिफाइन किया हुआ है। यह बात हमने आपको लिख के बताई कि अगर इनकम का कनेक्शन इंडिया से निकल रहा है तो वो इंडिया में टैक्सेबल है, और अगर उसका कनेक्शन इंडिया से नहीं है तो भी टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा रूल पढ़ना पड़ेगा। ये तो ब्लाइंडली सबके लिए टैक्सेबल है। सर ये बात कहां लिखी है? ये बात लिखी है सर सेक्शन नंबर 5 में। तो सर क्या हम सेक्शन नंबर 5 के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमें यह समझना है कि क्योंकि इस इनकम के अंदर एक ये इनकम आ रही है ना, डीम्ड वाली इनकम आ रही है,
इसको हम समझेंगे ताकि हमें कल क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए छोटा सा ये डायग्राम बनाया, कल दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको यहां पर ओपन करता हूं तो ये देखिए मैंने इसकी समरी बना के रख ली है, लेकिन अभी इसके ऊपर समय मुझे लगाना नहीं है, तो मैं वापस इसको क्लोज कर देता हूं। ओके, ये लीजिए। हाँ, सेक्शन 5 मैंने बताया है, अगली क्लास में डिस्कस होगा, घबराना नहीं है। सेक्शन 6 का क्या होगा? अरे सेक्शन 6 तो सर हम पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। सर अब बात आती है सेक्शन 7 की, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या है? ये मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब समझिए, गवर्नमेंट ये कह रही है आपसे कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है कि ये मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपको इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। सर ये कैसे मान लोगे आप? गवर्नमेंट के लिए जब मैंने लिख दिया तो बस लिख दिया, यानी ये इसलिए मान लिया जाएगा क्योंकि हमने इसके बारे में लिख के बता दिया है आपको कि ऐसा होगा। ओके, अब देखिए ये जो सेक्शन है ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूं। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन जो है ना, जब हम इनकम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा सबसे पहला हेड आएगा सैलरीज का, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी से ये कनेक्टेड है, तो अभी ना इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ये अभी आपको समझना चाहिए। जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको ये कनेक्ट कर देंगे कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया किसे बोलते हैं, और ये बात सैलरी से जुड़ी हुई है। ठीक है, मैंने यहां लिख के रखा है, तो ये भी अभी हम छोड़ देते हैं। सर सेक्शन 5 कल पढ़ाओगे, सेक्शन 6 पढ़ चुके हैं, 7 आप कह रहे हो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर यहां पर 8 लिखा ही नहीं है आपने, चलो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। 8 के लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिविडेंड इनकम की बात करता है। तो अल्टीमेटली बच गया लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 9। ये 9 पढ़ने के बाद ही हमें सेक्शन नंबर 5 पढ़ना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 6 पढ़ा दिया, 7 सैलरी के अंदर आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 9 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और अगली क्लास में 5 पढ़ के हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके सर, क्या कहता है सेक्शन नंबर 9? सेक्शन 9 कहता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया से सर मतलब क्या है आपका? तो मुझे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और आपको पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं कह रहा हूं कि ये इनकम अराइज इन इंडिया हुई। जब इनकम इंडिया में अराइज हो गई तो गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत खुशी की बात है, अब तो ये सभी के लिए टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मुझे कुछ नहीं करना, ये सभी के लिए टैक्सेबल है। नाउ होता क्या है, एक फॉरेनर है नॉन रेजिडेंट, ये फॉरेनर कह रहा है कि भाई मैंने इनकम इंडिया में अर्न नहीं की, मेरी इनकम इंडिया में अराइज नहीं हुई, और गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई तेरी इनकम इंडिया में अराइज हुई है। अब ये इनकम टैक्स का लॉ जब भी मैं देखता हूं, इतना ये बेहतरीन लॉ सरकार बनाती है, अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे और आप गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि सभी लॉ को इसी तरीके से बना दो। हमारे देश में जो लिटिगेशन है, जो हमारी कंट्री में ये जो परेशानी है, हम पुलिस में जाएंगे, पुलिस नहीं सुनेगी, एमसीडी में जाएंगे, एमसीडी सुनेगी, ये सब क्यों है? क्योंकि वहां के लॉ कमजोर हैं और टैक्सेशन का लॉ गवर्नमेंट ने बहुत बारीकी से लिखा हुआ है क्योंकि यहां पैसे मिलते हैं। समझिए बात को, नॉन रेजिडेंट कह रहा है कि मेरी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है दूसरी कंट्री को कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरा टैक्स डिफॉल्टर है। तो वो कंट्री कहेगी इंडिया से कि लाओ सबूत दो इसने क्या डिफॉल्ट किया है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि जी ये इनकम इसने इंडिया में कमाई है और ये टैक्स नहीं दे रहा, और वो नॉन रेजिडेंट एक इन्फ्लुएंशियल आदमी, पैसे वाला आदमी, वो कह रहा है जी मैंने तो इनकम इंडिया में कमाई नहीं, इंडियन गवर्नमेंट जबरदस्ती ऐसा कह रही है। तो वो फॉरेन कंट्री कहेगी कि भैया अपना फैसला कोर्ट में जाके कर लो। और आप भी जानते हो, सनी देओल की मूवी आई थी दामिनी, हमारे समय में तो बहुत देखी जाती थी, सुपर डुपर हिट मूवी थी। उसमें एक डायलॉग था कि माय लॉर्ड यहां क्या मिलता है, तारीख पे तारीख।
यानी लिटिगेशन में उलझ जाएगी सरकार, सरकार को चाहिए पैसा, पैसा मिलेगा नहीं, उल्टा वो अपना पैसा खर्च करती रहेगी लिटिगेशन में और अल्टीमेटली होने वाला कुछ है नहीं। इसीलिए लॉ पहले से ही बातों को लिख देता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए तो उसमें हम ये मान लेंगे कि ये इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज हुई थी। उससे क्या होगा, उससे हम उस कंट्री को कह देंगे भाई तुम्हारे इस पर्सन ने हमारी इस कंट्री का ये लॉ तोड़ा है। तो पहले लॉ होगा, फिर हम कहेंगे भैया ये इसने टैक्स देना है। यानी कि अब मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन समझाने जा रहा हूं जहां पर या तो डाउट है कि इनकम इंडिया में एक्रू अराइज नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने लिख के क्लियर कर दिया, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई इन सिचुएशन के अंदर आप ये मत समझना कि आपकी इनकम फॉरेन में अराइज हुई है, इंडिया में अराइज हुई है। और अगर आप नहीं ऐसा एक्सेप्ट करोगे तो हमने लिख दिया, डीम्ड का मतलब होता है मैंने लिख दिया, अब यही माना जाएगा। समझ में आया? धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है सर, तो हम कोशिश करते हैं बात को समझने की, कौन सी इनकम को इस कैटेगरी में रखा गया। पहला, फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। गवर्नमेंट ने कहा इन इनकम को हम हमेशा मानेंगे कि ये इंडिया में एक्रू और अराइज हुई। और अगर ऐसा माना जाएगा तो इसका मतलब इस धरती पे कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ये इनकम कमाएगा उसको भारत सरकार को टैक्स देना है। अगर उसने नहीं दिया और कल को वो पकड़ा गया तो समझ लीजिए भारत सरकार कहेगी कि भाई आपने लॉ तोड़ा है। सर ऐसे कौन से केस हैं, क्या कंफ्यूजन थी, क्यों लिखना पड़ा? ऑल इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब गवर्नमेंट ने देखो गहराई से लिखा, चाहे आपको ये बात आप कहो डायरेक्टली या इसको समझ लो इनडायरेक्टली। थ्रू और फ्रॉम शब्दों का इस्तेमाल देखिए, कहीं कोई बच ना जाए, मतलब कोई लॉ इंग्लिश के चक्कर में हम फंस ना जाएं। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम। एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। एक व्यक्ति से कहा जा रहा है कि भाई तू विदेश में बैठा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन तेरे पैसे के मतलब जो बिजनेस की इनकम है उसका इंडिया के साथ एक कनेक्शन है, इसीलिए तेरी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। अब बहुत सारे विदेशी, बहुत सारे नॉन रेजिडेंट ऐसा कह सकते हैं कि हमारा इंडिया के साथ कनेक्शन है, तो क्या हमारी इनकम आप इंडिया में टैक्स कर दोगे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम बिजनेस कनेक्शन को डिफाइन कर देंगे कि हम बिजनेस कनेक्शन किसको कहना चाहते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए लोग चाइना से सामान लाते हैं, लोग ऑर्डर देते हैं चाइना में, इंपोर्ट करवा लेते हैं, लोग ऑर्डर देते हैं ताइवान को, इंपोर्ट हो जाता है, लोग ऑर्डर देते हैं यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कई कई जगहों से इंपोर्ट आता है और बिजनेस किया जाता है। तो वो लोग घबरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम इंडिया के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप करेंगे तो क्या हमें इंडियन गवर्नमेंट बिजनेस कनेक्शन के जाल में फंसा देगी और हमारी इनकम पे टैक्स मांगना शुरू कर देगी। तो गवर्नमेंट ने कहा हम बिजनेस कनेक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये जो बिजनेस कनेक्शन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगी, इसलिए मैंने इसको यहां पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया है और इसको अब मैं इस क्लास के लास्ट में समझाऊंगा। मतलब सिलेबस का पार्ट है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, अदरवाइज बिजनेस कनेक्शन के ऊपर हमारे लेवल पर एग्जामिनेशन बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला। और ये वो चीज है जो कि लगातार कई सालों से गवर्नमेंट इसके अंदर चेंजेस करते जा रही है और आगे भी करेगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के बाद लेंगे। सर, ऑल इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एनी एसेट और एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ये आसान है, इस पर प्रैक्टिकल पूछा जाएगा और ये आप समझ सकते हो। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। प्रॉपर्टी और एसेट लगभग एक ही बात होती है। अगर आपने कभी अकाउंटिंग पढ़ी है तो अकाउंटिंग के अंदर एसेट की डेफिनेशन देख लेना, एसेट को हम प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन टैक्सेशन के अंदर जो होता है मामूली बातों पे फर्क पड़ जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने दोनों बातें लिख दी। पहले तो गवर्नमेंट ने लिखा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब कोई भी संपत्ति, और एसेट का मतलब होता है किसी भी प्रकार की संपत्ति। ये दोनों लगभग एक ही जैसी बातें हैं, लेकिन हमें लगता है प्रॉपर्टी से हम लोग मकान, जमीन, इनकी बात कर रहे हैं, और एसेट की बात करें तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। और एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायग्राम बनाऊं लिखूं इसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, लेट अस सपोज एक व्यक्ति है और उसकी इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है उसकी। वो व्यक्ति दिल्ली में रहता था और वो फॉरेन कंट्री में जाके सेटल्ड हो गया और फॉरेन कंट्री में रहता है। अब फॉरेन कंट्री में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी कहां पर है? इंडिया में है।
बहुत आसान सी सिचुएशन है। तो भाई कोई ना कोई उसने पर्सन अपॉइंट किया होगा कि भाई मेरे पीछे मेरी प्रॉपर्टी देख लियो। हाँ, उसका एक दोस्त था, उसने कहा यार मैं देख लिया करूंगा तेरी प्रॉपर्टी, तो चिंता मत कर। अब वो व्यक्ति फॉरेन कंट्री में एस्टेब्लिश हो गया, सिंगापुर चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा चला गया, कि यूएस चला गया। प्रॉपर्टी कहां पर है? इंडिया में है। देखता कौन है? उसका दोस्त देख लेता है। तो विदेश में उसे पता चला कि एक पर्सन इंडिया में घूमने जा रहा है। फॉरेन कंट्री के अंदर एक व्यक्ति इंडिया घूमने आ रहा था, उसने उससे बात की, जी मैं इंडिया घूमने जा रहा हूं। बोला कहां कहां जाएगा? बोला भाई मैं तो मुंबई जाना चाहता हूं, फिर वहां से मैं दिल्ली भी जाना चाहता हूं, और फिर वहां से आगे होता हुआ आगरा जाऊंगा, आगरा से होता हुआ मैं राजस्थान जाऊंगा, ऐसे घूम फिर के आऊंगा। तो उसने कहा भाई तुम कहां रहोगे? होटल वोटल में रहोगे? ऐसा है मेरे पास दिल्ली में प्रॉपर्टी है, आप वहां जाके रहो। यानी एक फॉरेनर फॉरेन कंट्री में बैठे हुए अपनी कंट्री से या फॉरेनर्स को अपना प्रॉपर्टी दे देता है कि भैया वहां जाके रह लेना, मैं फोन कर देता हूं, और ऐसा करो तुम इसके पैसे मुझे यहां दे जाओ। अब गवर्नमेंट कह रही है कि एक नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी इंडिया में है, हो सकता है वो दूसरे नॉन रेजिडेंट को अपनी वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे, उसका रेंट वहां से ले ले। ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए, ये था ए, और ये किसी फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हो गया, ये हो गया नॉन रेजिडेंट। बी, ये भी है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। एक इंडिया के अंदर इनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है। अब मैं ड्राइंग बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बात को समझना, ये हाउस प्रॉपर्टी है, ओके। विला समझ लीजिए, एक विला है उसके पास। अब एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट से मनी ले रहा है, मनी ले रहा है कि वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहा है। मतलब ये जब व्यक्ति इंडिया में आएगा तो 7 दिन तक वो इसकी प्रॉपर्टी में रहेगा, फिर यहां से वो आगे चला जाएगा और वो अपने दोस्त को फोन कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ए ने फॉरेन कंट्री में बी को सेल कर दी, ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये इंडिया में है और इसके लिए मनी का फ्लो फॉरेन कंट्री में हो रहा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट टैक्स के एम्बिट में लाने के लिए कह रही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई एसेट, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है, तो फिर उसकी इनकम इंडिया के अंदर डीम्ड टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी। यानी ये ए कह रहा है कि भाई ना तो मैं इंडिया गया, ना ही मैंने इंडिया में पैसे लिए, ना ही मैंने इंडिया में बैठ के डीलिंग की, मैं और मेरा दोस्त दोनों फॉरेन कंट्री में बैठे थे, आपस में बातचीत की, आपस में मनी एक्सचेंज कर लिया। इसमें इंडिया कहां से बीच में आ गया? सरकार कह रही है इंडिया ऐसे बीच में आ गया कि आप जो डीलिंग कर रहे हो, जिसके लिए आप पैसा ले रहे हो, जो आप बातें कर रहे हो, क्योंकि वो इंडिया में है, इसीलिए आपकी ट्रांजैक्शन इंडिया की मानी जाएगी। एक कहता है नहीं मैं नहीं मानता, सरकार कह रही तेरे मानने से कुछ नहीं होगा, हमने यहां पे लॉ में ही लिख दिया कि ये माना जाएगा। जब हम यहां लिख देंगे तो फिर इसे वर्ड में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, हमारी कंट्री का लॉ है, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है, बहुत सिंपल ये केस था, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, कोई सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, तो वो इंडिया में इनकम आपकी डीम टू एक्रोराइज मानते हुए टैक्स होगी। अब सर एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के बैंक में आके एफडीआर करा ली, तो भाई इंडिया का बैंक अगर आपको एफडीआर पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो आने वाली क्लासेस में आप समझ जाना कि ये इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज है, इसीलिए ये टैक्सेबल होगी, चाहे वो एफडी करवाने वाला व्यक्ति नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो। एक इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेता है नॉन रेजिडेंट, तो भाई वो इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट ले रहा है, डिविडेंड ले रहा है, तो इसमें भी इंडिया में वो टैक्सेबल हो जाती है। और फिर ऑल इनकम एक्रू और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब कैपिटल एसेट नाम की जो टर्म है ये हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं चैप्टर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लीजिए कैपिटल एसेट का मतलब, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का मतलब है कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, सेल कर दिया। तो यहां पर लॉ ये कहना चाहता है अगर आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी सेल किया तो इसकी वजह से वो टैक्सेबल हो रहा है, और अगर आपने रेंट पे दिया तो यहां इसकी वजह से वो टैक्सेबल हो रहा है।
ठीक है, तो ये पहला क्लॉज बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहां थी? बिजनेस कनेक्शन में। दो चार पांच केसेस हैं जिनमें गवर्नमेंट ने लिख दिया कि भाई आप लोग मत घबराना, हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शंस मतलब जहां पर गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि इन इनकम को हम कहेंगे कि ये इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, ये मानी जाएंगी, ये वाला पॉइंट दोनों माना जाएगा। बिजनेस कनेक्शन को भी माना जाएगा, लेकिन बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसको समझने से ज्यादा जरूरी यह है कि कुछ बेसिक एक्सेप्शंस दिए गवर्नमेंट ने कि भाई आप मत घबराइए, आपको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। देखो क्या गवर्नमेंट कह रही है कि लेट अस सपोज आप इंडिया में आते हैं और इंडिया में आने के बाद आप लेट अस सपोज यहां से कॉटन परचेज करते हैं, रॉ कॉटन, और फिर रॉ कॉटन को यहां पे आप प्रोसेस करवाते हैं, उससे आप कपड़ा बनवाते हैं, उसकी यहां पर आप स्टिचिंग करवाते हैं, समझ में आया? और स्टिचिंग कराने के बाद आप उसको अपनी कंट्री में ले जाते हैं और अपनी कंट्री में ले जाके गारमेंट को सेल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप अपनी कंट्री में गारमेंट सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऑपरेशन इंडिया में कर रहे हैं। अब वो कह रहा है भाई मैं तो इंडिया में काम इसलिए कराता हूं, सस्ते में रुपए में काम हो जाता है और वहां पर तो डॉलर में पैसे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तूने विदेश में जाके जो गारमेंट डॉलर में सेल किया है उसका क्योंकि कुछ पार्ट तूने इंडिया में किया है, इसीलिए वो वाला पार्ट इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज माना जाएगा, बाकी सारा पार्ट नहीं माना जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से रीजनेबल, लॉजिकल और जेन्युइन बात की जा रही है। यहां लिखा है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके सभी ऑपरेशन इंडिया में कैरिड आउट नहीं किए गए, मतलब कुछ तो किया गया होगा, तो ओनली सच पार्ट ऑफ इनकम इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एज इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस कैरिड आउटसाइड इंडिया। बाहर कितना किया और इंडिया में कितना किया, तो दोनों के अंदर हम लोग देख लेंगे कि कितना आपने इंडिया में किया, जितना पार्ट आपने इंडिया में किया होगा उतने पार्ट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। यानी यहां पर गवर्नमेंट साफ साफ उन कंट्रीज को बता रही है कि कितना बढ़िया होगा कि आप इंडिया में आ जाओ, यहां के रिसोर्सेज यूज करो, यहां पे प्रोडक्शन करो और फिर कहो जी मैंने तो भाई यहां पे अपनी फैक्ट्री में काम कराया था और फिर यहां से बना के अपने वहां ले जाओ और बेच दो। ये कैसे चलेगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा ये प्रोसेस है। मतलब अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर कुछ प्रोसेस इंडिया में किया तो कुछ इनकम इंडिया को देनी चाहिए। अब इसको डिसाइड कौन करेगा, तो ये यहां पर लिखा नहीं गया। असेसिंग ऑफिसर कहता है कि जी 10% लूंगा, 20% इनकम मानूंगा, तो उस हिसाब से वो टैक्स करता है। अब इसका मतलब वो बिजनेसमैन परेशान हो गया, वो कह रहा है कि भाई इंडिया में आके अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो आप हमें तंग कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कह रही है सुनो मेरी बात, हमारा इंडिया कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब हम कॉटन को यहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन को हम लोग यहां पर उसकी खेती करते हैं, सबसे ज्यादा कॉटन यहां पर प्रोड्यूस होता है। तो अगर फॉरेनर लोग आके यहां से कॉटन खरीदेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा आप इंडिया में आके खरीद सकते हो गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। यानी हम अपने एक्सपोर्ट को लात नहीं मार रहे, लोग बाहर से आए इंडिया में आए, उन्हें इंडिया का हैंडमेड गुड्स अच्छा लगता है ले लें, कॉटन अच्छा लगता है ले लें, कुछ और अच्छा लगता है ले लें और अपनी कंट्री में ले जाके वहां उसको प्रोसेस करें और वहां उसको सेल करें। यानी अगर आप केवल इंडिया में आके गुड्स परचेज करोगे तो हम आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, आप बिल्कुल सेफ हैं। कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूज चलती हैं, तो न्यूज चलती हैं तो न्यूज को जाके कलेक्ट भी करना पड़ता है। चाइना तो अपने दरवाजे में घुसने नहीं देगा, पाकिस्तान जाके न्यूज तुम ला नहीं पाओगे। लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज होती हैं, लिबरल कंट्रीज होती हैं, कहती बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आइए हमारे यहां से न्यूज आप भी दिखाइए। तो इसी तरह से बीबीसी या कोई फॉरेन न्यूज चैनल है, वो कहते हम इंडिया में गए थे और हमने देखा इंडिया में कोई फॉरेन प्रेसिडेंट आए हुए थे, हमने उसकी कवरेज की, या इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट हो रहा है उसकी हमने कवरेज की, या इंडिया कहता है कि भैया मैंने बालाकोट में स्ट्राइक की है, तो वो आते हैं और वो कहते हैं हम पिक्चर लेंगे, पाकिस्तान वाले कहते हैं देखो नहीं किया, इंडिया वाले कहते हैं देखो किया। तो न्यूज व्यूज के ऊपर
कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, उनको फ्री इजाजत होती है कि आप लीजिए और आप दिखाइए। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने कहा कि न्यूज चैनल वाले आए, न्यूज ले जाएं, अपनी कंट्री में दिखा सकते हैं, उनका बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे और उनसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे। शूटिंग ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म इन इंडिया। अभी अभी आमिर खान ने विवाद कर दिया तुर्की में जाकर के, तो होता रहता है शूटिंग। मतलब जब भी आप जाएं पिक्चर देखेंगे तो आप देखते हैं उस मूवी के अंदर जो है फॉरेन सीन्स पर शूटिंग की जाती है, तो ऐसा सब जगह होता है। हॉलीवुड वाले भी इंडिया में आकर के कई सीन्स पे शूटिंग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो शूटिंग में गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई ऐसी परेशानी नहीं है, शूटिंग के अंदर आप शूटिंग करते हैं और फिर उस मूवी को रिलीज करते हैं तो हम आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि बहुत हैवी मनी इन्वॉल्व होता है तो यहां पर थोड़े से और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने लिखे हैं, वो आपको जानने पड़ेंगे। तो शूटिंग ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म इन इंडिया अगर कोई व्यक्ति करता है, वेयर ऑपरेशंस आर कन्फाइंड टू शूटिंग ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट। तो डिस्कवरी चैनल वाला आया, वो बंगाल टाइगर के ऊपर कुछ शूटिंग कर रहा है, फिर करके चला गया, उसको उसने एयर किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेयर ऑपरेशंस आर कन्फाइंड टू शूटिंग ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म इन इंडिया, और वो भी कौन कर रहा है, नॉन रेजिडेंट। तो गवर्नमेंट कह रही है क्या वो नॉन रेजिडेंट एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो अगर ऐसा है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो। मतलब इंडियन सिटीजन फॉरेन में रह के नॉन रेजिडेंट बन जाता है, उसको ये एग्जेम्पशन नहीं है। सर हम तो इंडिविजुअल नहीं है, हम तो एक पार्टनरशिप फर्म है, हमारा काम है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया फर्म हो तो याद रखना तुम्हारा कोई भी पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, वरना फिर इसमें हम मान के चलेंगे कि आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो तो फिर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन स्पेसिफाइड जोन। अब क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर डायमंड की पॉलिशिंग की जाती है गुजरात के अंदर। तो गवर्नमेंट ने गुजरात के व्यापारियों को, डायमंड के व्यापारियों को बिजनेस ग्रो कराने के लिए उन्होंने एक प्रोविजन दिया कि वो लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं और वो जो डायमंड्स खदानों से निकालते हैं, जहां से भी निकालते हैं, वो अगर इंडिया में जो एरिया हम बताएंगे वहां आते हैं, वहां पर अपने अनकट डायमंड की एग्जीबिशन लगाते हैं। क्यों गवर्नमेंट कह रही है? क्योंकि फिर गुजरात में जो वो बिजनेस चलता है डायमंड वाला, तो वो वहां से अनकट डायमंड का डील कर सकते हैं। तो फॉरेनर अपना अनकट डायमंड इंडिया में लाके डिस्प्ले कर सकता है, और अगर उस डिस्प्ले करने से उसको ऑर्डर मिलते हैं और कमाई होती है तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। इसका ऐसा क्यों कह रही है गवर्नमेंट? क्योंकि फिर वो अनकट डायमंड इंडिया में गुजरात वालों को मिल जाएगा, वो फिर उसको पॉलिश करेंगे और फिर वो आगे उसको सेल करेंगे। हालांकि इसमें भी नीरव मोदी ने कुछ धोखेबाजियां कर दी हैं, तो लोगों की गलत मेंटेलिटी हो सकती है, बट गवर्नमेंट का प्रोविजन ये सही है। ठीक है सर, ये बिजनेस कनेक्शन का हम जब क्वेश्चन करेंगे तो कोई यूज होगा? तो बेटे ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले थ्योरेटिकली, इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इंडिया कहते हैं, तो ये आपको लिखना है। अगर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूंगा तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो पॉइंट नंबर 1 की ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद छोटे छोटे 5-6 पॉइंट्स हैं, ये सभी के लिए जरूरी है। ये क्या कहती हैं अब सुनिए। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। सैलरी का मतलब होता है कि आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, आपका एक एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉय सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, मतलब उसके लिए वो काम करता है और एम्प्लॉयर उसके बदले में उसको पैसा देता है, उस पैसे को हम सैलरी बोलते हैं। एनी इनकम जो कि सैलरी के हेड में टैक्सेबल है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। मुझे बताइए आप सर्विस कहां पर दे रहे हैं? तो सर्विस देने का मतलब यह नहीं होता कि आपकी सर्विस कहां पर लगी। सर्विस देने का मतलब यह होता है कि सर्विस कहां दे रहे हैं। अगर मैंने इंडिया में लेट अस सपोज एचडीएफसी बैंक को ज्वाइन किया और एचडीएफसी बैंक मुझे कहता है कपूर साहब आप इंडिया में मत रहिए, आप ऐसा कीजिए, आप सिंगापुर में हमारी ब्रांच में जाके वहां पर काम संभालिए। उसने मुझे भेज दिया सिंगापुर, तो मैं अपनी सर्विसेज सिंगापुर में दे रहा हूं। इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन कंट्री का बैंक था, उसकी ब्रांच इंडिया में थी, वहां पर किसी इंडियन ने ज्वाइन किया, उसने बोला अच्छा तुम इंडियन हो यार, तुम ऐसा करो इंडिया की ब्रांच को संभाल लो, उसने उसको यहां भेज दिया। तो वो कह रहा है जी मैं तो फॉरेन में रहता हूं,
तो गवर्नमेंट कह रही है रहने से मतलब नहीं, तूने जॉब मतलब सर्विस कहां जाके दी, इंडिया में जाके दी ना, तो तेरी सर्विसेज कहां रेंडेड हुई, इंडिया में रेंडेड हुई। गवर्नमेंट कह रही है कि मान लो हम यहां पर न्यूक्लियर प्लांट लगवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया जापान को, जापान ने कहा भैया 5 साल लगेंगे, हम आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देंगे। तो वहां से जापान से कुछ इंजीनियर आकर के कंट्री में 5 साल रहते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही क्योंकि 5 साल आप सर्विस कहां दे रहे हो, इंडिया में, तो ये सर्विस कहां दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं होता ज्वाइनिंग कहां हो रही है, आप जॉब कहां पर अपनी फर्निश कर रहे थे, कहां पर एग्जीक्यूट कर रहे थे, कहां पर परफॉर्म कर रहे थे। वेदर सच सैलरी इनकम इज पेबल फॉर रेस्ट पीरियड, लीव पीरियड, फॉर्मिंग पीरियड, इसका मतलब यह है कि आपकी जॉब लग गई इंडिया में, इंडिया में आप सर्विस करते थे, फिर आपने कहा कि सर मैं 6 महीने के लिए, मेरी बहुत सारी छुट्टियां इकट्ठी हो गई हैं, 6 महीने के लिए मैं घूमने जा रहा हूं, स्विट्जरलैंड में रहूंगा। इंडिया में जॉब थी, 6 महीने के लिए आप स्विट्जरलैंड चले गए और वो आपका छुट्टियों का पीरियड है, आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने छुट्टी पे रहो। उसने कहा सर पैसे कहां, वहीं तुम्हारे स्विट्जरलैंड अकाउंट में जमा कर देंगे। अरे भाई यहां तुमने नौकरी की थी, उस नौकरी के बदले में तुम्हारी छुट्टियां तुम फॉरेन कंट्री में ले एंजॉय कर रहे हो, उसकी सैलरी तुम्हें वहां मिल रही है, तो ये मत समझना कि वो वहां की इनकम होगी, वो यहां की मानी जाएगी। आपने इंडिया में जॉब किया, रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही है और आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मेरे बच्चे फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हो गए हैं, मैं भी फॉरेन कंट्री में जा रहा हूं, मेरी पेंशन वहीं पे दे दिया करना। वो एम्प्लॉयर कह रहे ठीक है हमने तो पेंशन देनी है, जहां कहोगे वहां दे देंगे। तो वो फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया अब, और उसको पेंशन मिल रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये तेरे को जो पेंशन मिल रही है इस वजह से मिल रही है कि तूने अपनी सर्विस इंडिया में दी थी, इसीलिए तेरी ये इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी और इसको इंडिया में हम टैक्स करेंगे, चाहे तो अब इंडिया में आ या इंडिया में ना आ। तो मेरे हिसाब से सही लॉ है। तो आपको प्रैक्टिकल में नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां वो कहेगा कि हम रिटायरमेंट के बाद पेंशन रिसीव कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में और हमारी जॉब इंडिया में थी, तो आपको समझ जाना है कि ये इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया है, इस पर सभी को टैक्स देना है। अच्छा, इसी तरह से सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया, होता यह है कि हर कंट्री अपना ऑफिस दूसरी कंट्री में चलाती है। आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको हम एम्बेसी भी बोलते हैं, इसको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो एम्बेसी हैं, और भी 2-3 टर्म्स हैं, मैं उस गहराई में भी नहीं जाऊंगा। तो क्या होता है, जहां पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था वहां हम एम्बेसी बुला देते हैं, और फिर उनका अलग अलग ऑफिस भी होता है। तो आप हाई कमीशन कहिए, आप एम्बेसी कहिए, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, रीजनल ऑफिस को बोलते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए जो भी है, तो होता क्या है, एक इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्री के अंदर है, जिसे हम एम्बेसी हाई कमीशन तरीके से बुलाते हैं। तो इंडिया ने क्या किया, अपने एक पर्सन को जो इंडिया का सिटीजन था उसको कहा कि आप जाइए, पाकिस्तान में आपको जाना है, ऑस्ट्रेलिया में आपको जाना है, चाइना में आपको जाना है, नेपाल में जाना है, हर कंट्री के अंदर भेजा जाता है जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे सैलरी कौन देगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि सैलरी तुम्हें हम देंगे। एक व्यक्ति इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो कि फॉरेन कंट्री में जाके रह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट उसका खर्चा दे रही है, काफी खर्चा लग रहा है, और उस व्यक्ति की इनकम को इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं कर पाएगी, तो ये कैसे होगा, ऐसा सभी कंट्री करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सभी कंट्री में ये रूल होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपने सिटीजन को किसी दूसरी कंट्री में भेज रही है, एम्बेसडर बना के भेज रही है, तो उसको जो भी अमाउंट वो दे रही है वो उसी की इनकम मानी जाएगी और उसी की लैंड में, कंट्री में वो टैक्स होगी। वही रूल हम इंडिया में लगाते हैं। पढ़िए, अब सैलरी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। किसको दे रही है, सिटीजन ऑफ इंडिया को दे रही है। क्यों, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आपने ऊपर का क्लॉज समझा है और नीचे का क्लॉज अगर आप पढ़ोगे तो देखो ये क्या कह रहा है, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो ऊपर के क्लॉज में तो गवर्नमेंट कह रही थी कि जहां पर सर्विस रेंडर की जाती है इनकम वहां की मानी जाती है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट उसके उलट एक स्पेसिफिक केस में एक्सेप्शन दे रही है कि ऑल्दो वो सर्विस बाहर दे रहा है, एज पर नॉर्मल रूल उसकी इनकम इंडिया से बाहर मानी जानी चाहिए, लेकिन ये इनकम क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन को दे रही है, इसीलिए यहां पर ये रूल लग जाएगा।
ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटा सा एक लाइन का बन सकता है, चिंता नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। अब आ गया डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो किसी फॉरेन नेशनल रेजिडेंट के पास इंडिया की कंपनी के शेयर हैं, रिलायंस के शेयर हैं, एयरटेल के शेयर हैं, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर हैं, टाटा कंपनी के शेयर हैं, किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है उसके ऊपर जो डिविडेंड नॉन रेजिडेंट को मिलेगा वो इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिलेगा तो पहले क्या होता था, पूरा एग्जेम्प्ट होता था, और अभी हमारे असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिला है तो 10 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट है। यानी अगर मुझे डिविडेंड मिला है 11 लाख रुपीस तो 10 लाख तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, 10 लाख के बियॉन्ड जो मिला है वो एक्स्ट्रा डिविडेंड 10% के रेट पे टैक्स होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहां पर लिख सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आगे चल के कहेगा कि एक फॉरेनर के पास इंडियन कंपनी के शेयर थे, उसे 6 लाख का डिविडेंड मिला, 6 लाख एग्जेम्प्ट, 7 लाख एग्जेम्प्ट, 9 लाख एग्जेम्प्ट, 10 लाख एग्जेम्प्ट, 12 लाख तो सिर्फ 2 लाख रुपए, जो 10 लाख से ऊपर का अमाउंट है, केवल वही एक्स्ट्रा अमाउंट ही टैक्सेबल होगा। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सर अगर लिमिट को क्रॉस कर गया तो पूरा टैक्सेबल है या डिफरेंस टैक्सेबल है। तो यहां पर नोट कर लीजिए कि 10 लाख के बियॉन्ड का डिविडेंड अमाउंट टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 10%। अब देखिए, अब ये 3 मेन पॉइंट हैं जो आपने मेरे साथ साथ समझने हैं। पहला है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक नॉन रेजिडेंट है, इसने लोन दिया है, ओके, इसने लोन दिया है, नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया है। किसको दिया? ए केस कहता है जी इसने लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बदले में नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट देती है जो कि इसकी इनकम बन रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इंटरेस्ट जो भी पेबल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दिया, ये इंटरेस्ट की इनकम जो नॉन रेजिडेंट को हुई, ये इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी हमेशा, नो इफ नो बट ऑलवेज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। अब नॉन रेजिडेंट कह रहा है कि भाई ये तो गलत बात है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये रूल है, समझ में आया? समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तुम मत दो लोन। ओके, केस नंबर ए तो बहुत सिंपल था कि अगर लोन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दिया है नॉन रेजिडेंट ने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने दिया है, मतलब किसी गवर्नमेंट ने दिया है, जिस XYZ जहां से भी लिया है, उसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंडिया में एक्रूअराइज माना जाएगा और वो इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। अब सर इंडिया में लोन लिया एक रेजिडेंट ने और लोन उसने लिया नॉन रेजिडेंट से, ठीक है जी। अब उसने लोन लिया और इस पर उसने इंटरेस्ट दिया। हम बात कर रहे हैं अब की बार क्लॉज नंबर बी की, लेने वाला कौन है? रेजिडेंट है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये जो लोन पे जो इंटरेस्ट है ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, ठीक है। कब? अगर ये जो मनी है, इस मनी का यूज इंडिया में किया गया है तो ये इंटरेस्ट इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और टैक्स की जाएगी। सर अगर मान लीजिए अगर रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट से लोन ले लेता है और उस लोन को वो इस्तेमाल किसी और कंट्री में प्रोजेक्ट करने में कर रहा है, तो फिर उस इंटरेस्ट को हम इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। तो अगर एक रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट से लोन लेता है, उस पर इंटरेस्ट पे करता है, तो गवर्नमेंट कहती है वो डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होगा। लेकिन एक्सेप्शन दे रही है कि अगर वो इंटरेस्ट पेबल है किसी ऐसे मनी के रिस्पेक्ट में जिसका इस्तेमाल वो इंडिया से बाहर कर रहा है किसी बिजनेस के लिए या किसी अदर सोर्स के लिए, तो हम इसे इंडिया में डीम टू एक्रू और राइज नहीं मान रहे। बहुत खुशी की बात है। अब वो कह रहा है कि भाई लेने वाला नॉन रेजिडेंट और देने वाला नॉन रेजिडेंट, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई लोन इसने लिया और इसने इसको इंटरेस्ट दिया, गवर्नमेंट के लिए हमें क्या दिक्कत? विदेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति दूसरे विदेशी से लोन ले रहा है, एक विदेशी दूसरे विदेशी को ब्याज दे रहा है, गवर्नमेंट के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताओ उस मनी का यूज वो कहां कर रहा है? क्या उस मनी का यूज वो इंडिया में कर रहा है
अगर ऐसा है तो फिर वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल मानी जाएगी। यानी कि एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है तो ये इंडिया में डीम टू एक्रू और राइज मानी जाएगी अगर ये दिया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर गवर्नमेंट से अदर सोर्स वर्ड मिसिंग हो गया है। तो जो लोग प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होंगे ना, CACS, उनको बारीकी से चेक करने के लिए वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट से लोन लिया, इंटरेस्ट दिया और उस पैसे से इंडिया में बिजनेस नहीं किया, FD करा ली, डिबेंचर खरीद लिए, मतलब अदर सोर्स की इनकम जनरेट की, तो यहां पर लॉ में गड़बड़ हो गई, लॉ को लिखने में। इसीलिए ये इंडिया में अदर सोर्स होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर बिजनेस में यूज हो रहा होगा तो टैक्सेबल होगा। सर हम तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, हमें तो इस क्लॉज पे तंग नहीं करेंगे। हाँ, आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन जान लीजिए अब यही बात जो हमने इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ी, यही बात यहां पर रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है और यही बात यहां पर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए लिखी हुई है। सर मैंने किसी का राइट इस्तेमाल किया, मुझे उसकी रॉयल्टी देनी पड़ रही है, तो रॉयल्टी देने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ मत देखो, इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया लिख दो। सर अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, अगर ये रेजिडेंट है तो क्या होगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रॉयल्टी दी है तो ये हमेशा डीम टू एक्रू और राइज इंडिया मान ली जाएगी। ठीक है जी, ये हमेशा डीम टू एक्रू और राइज इंडिया मान ली जाएगी। अगर ये एक रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को दी है तो भी ये डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, जैसे इंटरेस्ट माना था। लेकिन हम ये देखेंगे कि उस राइट का इस्तेमाल इंडिया में बिजनेस या इंडिया में किसी सोर्स ऑफ इनकम को कमाने के लिए हुआ है तो ही ऐसा हम लोग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। अब यहां पर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी दे रहा है, तो यहां पर दोनों बातें कवर हैं। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन भी कवर्ड है और अदर सोर्स भी कवर्ड है। इंटरेस्ट में ये वाला पॉइंट गवर्नमेंट से मिसिंग हो गया है। इसी तरह से हमारा तीसरा क्लॉज आ जाएगा फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो यहां पर भी अगर गवर्नमेंट ने दिया है नॉन रेजिडेंट को तो ये ऑलवेज डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर ये रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को दिया है तो आपको पता है कि ये जो सर्विसेज, जिस सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हम फीस दे रहे हैं, अगर उसका यूज इंडिया में किया जा रहा है तो ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को दे रहा है तो भी ये सेम रूल होगा। यानी कि इंटरेस्ट के, यानी कि रॉयल्टी के और यानी कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन सभी के रूल सेम है। केवल इंटरेस्ट के अंदर नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट के केस में अदर सोर्स वाली कंडीशन गवर्नमेंट से मिस हो गई है। ठीक है सर, यहां तक का तो सारा का सारा लॉ वही पुराने वाला है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद 7 नंबर क्लॉज के बाद यहां पर गवर्नमेंट ने एक नया क्लॉज ऐड किया है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये हमारे असेसमेंट ईयर में की गई न्यू अमेंडमेंट है। तो असेसमेंट ईयर 2021 की ये अमेंडमेंट है। ओके, यानी कि हमारे मन में हमेशा ये डर रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां से आने की पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई क्योंकि यहां पर एक चेंज किया गया है। चेंज क्या है? एक छोटा सा चेंज है, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करो। सिंपल सा ये है, अब क्या होता है जी, गिफ्ट एक बड़ा ही कॉमन तरीका है इनकम के हेर फेर करने का। ये कौन? रेजिडेंट, और ये कौन? नॉन रेजिडेंट। अब गवर्नमेंट बहुत परेशान रहती है कि भाई लोग मिसयूज करते हैं लॉ का। तो एक टर्म होती है गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे देता है। जो गिफ्ट दे रहा है, गिवर है, वो कह रहा है मेरे को तो नुकसान हो रहा है, और जो रिसिपिएंट है गिफ्ट का, उसको इनकम हो रही है। यानी कि ये कौन है? ये है गिफ्ट का रिसिपिएंट।
इनकम है इसकी। अब कितनी बढ़िया बात है कि एक व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट है, ठीक है। अब क्या कहें उसको, नीरव मोदी कहें, माल्या कहें, क्या कहें। तो गवर्नमेंट जो होती है वो पैसे को सेव करने के लिए रूल बनाती है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई मान लीजिए इसके पास 1000 करोड़ रुपए थे, मान लीजिए समझने के लिए, इसने इसको गिफ्ट कर दिए। अब पैसा तो गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया। अगर ये कल्प्रिट भी है तो पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, या मतलब गवर्नमेंट ने बोला यार ये क्या तरीका हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे में कहा कि अगर कोई रेजिडेंट गिफ्ट करेगा किसको, नॉन रेजिडेंट को, तो ये नॉन रेजिडेंट के हाथ में जो ये इनकम आएगी इसे हम मानेंगे डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो सर इसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानोगे तो क्या इसे इंडिया में टैक्स कर दोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इंडिया में गिफ्ट को टैक्स करने के कुछ रूल्स हैं जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर बताए जाते हैं। वहां ये लिखा हुआ है कि अगर गिफ्ट अमंग रिलेटिव्स है, अगर आपने अपने किसी ब्लड रिलेशन में गिफ्ट का लेन देन किया है तो ये एग्जेम्प्ट होता है, और अगर ये आपने किसी नॉन रिलेटिव को दिया है तो ये 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर ये 50,000 से ज्यादा का है, मान लो ये 51,000 का है, तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर ये पूरा का पूरा हम टैक्स कर देते हैं, यानी 50,000 माइनस नहीं करते। गवर्नमेंट कह रही है हमने ये नहीं कहा कि गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 टैक्सेबल है। गवर्नमेंट कह रही है गिफ्ट 50,000 तक का हो तो एग्जेम्प्ट है, उसके ज्यादा हो तो टैक्सेबल है, यानी पूरा 51,000 टैक्सेबल है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने बोला, यहां पढ़िए कि गिफ्ट दिया गया, किसको दिया गया, नॉन रेजिडेंट को दिया। किसने दिया? रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ठीक है। तो इनकम जो अराइज हो रही है ना आउटसाइड इंडिया, क्योंकि गिफ्ट किसको मिल रहा है, नॉन रेजिडेंट को, तो ये जो इनकम अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, ये जो गिफ्ट की वजह से अराइज हो रही है, इसको हम मानेंगे डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। तो सर गिफ्ट किसको मिला, नॉन रेजिडेंट को मिला, तो वो नॉन रेजिडेंट कैसा था, कंपनी नहीं था तो भी रूल लगेगा, और अगर वो कोई फॉरेन कंपनी थी तो भी इसके ऊपर रूल लगेगा, ठीक है। ये हमारी नई अमेंडमेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब आइए जी, अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि सर आपने आज बहुत सारी चीजें हमें पढ़ा दी, डिफिकल्ट था, कुछ नहीं था। हमने बेसिकली आपको क्या पढ़ाया, हमने बेसिकली आपको ये पढ़ाया कि इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया क्या कहते हैं। इसके पढ़ाने के पीछे दो लॉजिक थे। पहला कि नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल कराते हुए इसके कुछ पॉइंट का रेफरेंस आएगा, और दूसरा हो सकता है कि वो आपसे थ्योरेटिकली ये लिखने के लिए बोल दें कि इनकम डीम टू एक्रू राइज इंडिया किसको बोलते हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर टोटल हमारे पास ये देखेंगे तो 8 क्लॉज हैं। सेक्शन 9(1) के अंदर हमारे पास 8 क्लॉज हैं, जिसमें से 2 के बाद अगर हम चलें तो बहुत सिंपल है। 2 में कहा था कि भाई सर्विसेज जहां पर भी आप रेंडर करोगे वहीं की इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके सर्विस देगा तो हम उसको इंडिया में टैक्स करेंगे, और अगर कोई इंडिया में सर्विस देके फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया, वहां छुट्टियां मना रहा है, वहां पेंशन ले रहा है, वहां लीव की सैलरी ले रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंडियन सिटीजन को दे रही है विदेश में काम करने की वजह से, तो वो इंडिया में डीम टू एक्रू राइज मानी जाएगी। इंडियन कंपनी अपना डिविडेंड किसी नॉन रेजिडेंट को देगी तो वो इंडिया में डीम टू एक्रू राइज मानी जाएगी, लेकिन इसमें 10 लाख तक की एग्जेम्पशन है, 10 लाख के ऊपर ये टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तीनों के रूल सीधे सीधे थे। अगर ये चीजें गवर्नमेंट दे रही है तो हमेशा इंडिया में टैक्सेबल है। रेजिडेंट दे रहा है या नॉन रेजिडेंट दे रहा है तो चेक कर लो कि ये इंडिया के हो रहे बिजनेस की वजह से है तो टैक्सेबल है। फिर एक नया क्लॉज हमारे लिए आ गया कि अगर रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट इंडिया में डीम टू एक्रू राइज माना जाएगा। अभी इस चैप्टर में हम गिफ्ट को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अदर सोर्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहां गिफ्ट के कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्सेबिलिटी होगी। यानी गिफ्ट अगर ब्लड रिलेशन में होता है तो कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गिफ्ट अगर आप अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, किसी अननोन को दे रहे हैं, तो 50,000 रुपए तक की लिमिट होती है।
यानी कि सारा का सारा अगर ये सेक्शन में देखूं तो ये डिफिकल्ट नहीं था, इसमें एक चीज डिफिकल्ट थी, बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन सर आपने पढ़ाया ही नहीं। तो बिजनेस कनेक्शन गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट बताए थे कि इसमें हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते। पहला, इंडिया में आके सामान खरीदो और ले जाओ, हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। यानी इंडिया में आओ, हैंडमेड गुड्स खरीदो, अपने वहां जाके बेचो, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ने बोला यहां आके न्यूज लो, शूटिंग वूटिंग करो, अपने वहां दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। मूवी बनानी है, यहां के मूवी बनाओ, शूट करो, अपने वहां रिलीज करो, पैसा कमाओ, लेकिन आपका इंडियन सिटीजन के साथ कोई संबंध नहीं। ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप विदेशी हैं, स्पेसिफिकली डायमंड वगैरह का बिजनेस करते हैं, तो अनकट डायमंड को यहां नुमाइश एग्जीबिशन में लगाइए, उन एरिया में जो हम बता रहे हैं, चोरी छिपे मत आना, स्पेसिफाइड जोन में लगाइए, ऑर्डर लीजिए, जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। सर इन केसेस के सिवाय बिजनेस कनेक्शन क्या है तो वो आपसे पूछने नहीं वाला, इसके बियॉन्ड। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने यहां पर आपके लिए कंपाइल किया है। हो सकता है बुक से जब आप पढ़ेंगे, जो भी बुक आपके पास है पढ़ लीजिएगा, वहां पे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इसको सुन लीजिए। जाते जाते बस 5 मिनट में मैं आपको बिजनेस कनेक्शन के बारे में एक रेफरेंस दे रहा हूं, और अगले आने वाले सालों में ये डेफिनेशन इतनी ज्यादा वाइड हो जाने वाली है कि कहने की बात नहीं है। तो बिजनेस कनेक्शन का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप फॉरेन कंट्री में बैठे हो, हाँ सर मैं यूएस के अंदर हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप यूएस के अंदर हो, लेकिन आपने एक एजेंट को इंडिया में बैठा रखा है। कंक्लूडिंग एजेंट मतलब ये इंडिया में एक एजेंट है और वो इंडिया में बैठ करके आपके बिहाफ पर ऑर्डर लेता है, आपके बिहाफ पर एग्रीमेंट करता है, आपके बिहाफ पर ऑर्डर्स लेता रहता है, और आप अपना यूएस से उसको शिपमेंट करते रहते हो। तो भाई बिजनेस तो यूएस से किसी दूसरी कंट्री में हो रहा है, लेकिन उसका यहां से ऑपरेशन चल रहा है, तो हम बिजनेस कनेक्शन क्यों ना माने। तो गवर्नमेंट ने लिखा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में एजेंट है, जो कि यहां इंडिया में बैठ करके उस विदेशी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लेता देता है, ठीक है, तो हम उसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मानेंगे, और फिर उसकी सारी इनकम नहीं, कुछ प्रोपोर्शनेट इनकम को हम इंडिया में टैक्स करेंगे। सर ये प्रोपोर्शनेट कौन डिसाइड करेगा, ये यहां नहीं लिखा गया। मतलब सिर्फ इंडिया में डीलिंग की एक व्यक्ति ने मेरे लिए, तो क्या मेरी सारी इनकम इंडिया में टैक्स कर दोगे? वो कहते नहीं, कुछ प्रोपोर्शनेट 10%, 20% जो भी असेसिंग ऑफिसर मानेगा वो हम उसको टैक्स करेंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई इंडिया वालों को ऑब्जेक्शन है कि इंडिया में बैठ के हमारे बिहाफ पे कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर अपना स्टॉक बना दिया, गोडाउन बना दिया। इसका मतलब यूएस ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, किसी कंट्री ने, फॉरेन कंट्री में बैठे हुए एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में देखा यार ये जमीन सस्ती है, गोडाउन सस्ता है, और ला करके उसने यहां पर अपना माल स्टोर कर लिया। मैं कह रहा हूं भाई तू ऑस्ट्रेलिया में स्टोर कर लेना, सिंगापुर में कर ले, कह रहे भाई वहां बहुत महंगा है, इंडिया में सस्ता है, इंडिया में जाके रखते हैं। अब वो कह रहे मैंने इंडिया में स्टोर बना लिया, तो जैसे ही मुझे डिलीवरी करनी थी, नेपाल डिलीवरी करनी थी, इंडिया से करवा दी, श्रीलंका डिलीवरी करनी थी, इंडिया से करा दी, सिंगापुर करानी थी, इंडिया से करा दी। मैं कह रहा हूं भाई तू अपना बिजनेस फॉरेन कंट्री में रखता है तो अपना गोडाउन भी फॉरेन कंट्री में रखना। कह रहे नहीं भाई इंडिया में रखूंगा, यहां सस्ता पड़ता है, यहां लेबर आसानी से मिल जाती है। तो गवर्नमेंट कह रही भाई फिर ठीक है, इसका मतलब तेरे बिजनेस का एक हिस्सा इंडिया में है, तो इसकी वजह से तेरे को जो इनकम हो रही है, हम पूरी इनकम नहीं मांग रहे, कुछ परसेंटेज इनकम तो इंडिया की वजह से हो रही है ना, तो उतनी इनकम पर तो इंडिया में टैक्स लेना बनता है। तो ये हो गया स्टॉकिंग एजेंट। एक होते हैं इंडेंटिंग एजेंट, इंडेंटिंग बेसिस पर काम करते हैं, और ये काम भी आजकल बहुत होता है। तो अगर एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर यहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति एग्रीमेंट्स कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम्हारा कनेक्शन है। अब वो कहता है कि जी गवर्नमेंट कल को ये ना कहे कि ये व्यक्ति मेरे लिए वहां पर एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो उसको बोल दिया कि ना तू ना जॉन के लिए भी कर ले, तू रॉन के लिए भी कर ले, तू डॉन के लिए भी कर ले। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर एक व्यक्ति इंडिया में बैठ करके एक से अधिक नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि कहीं वो सारे के सारे नॉन रेजिडेंट आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, किसी एक ग्रुप के अंदर तो नहीं है। तो अगर वो एक ग्रुप है और वो उस ग्रुप के लिए काम कर रहा है, तो भी हम इसे बिजनेस कनेक्शन मानेंगे। मतलब ये कि मान लीजिए मैं इंडिया में हूं और मैं कई सारे नॉन रेजिडेंट्स को सर्विसेज देता हूं, तो गवर्नमेंट को मुझसे ऑब्जेक्शन नहीं है
क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा हूं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन कहां है कि लॉ से बचने के लिए कहीं कोई फॉरेन व्यक्ति इंडिया में एक व्यक्ति को बैठा दे और 2-4 लोगों के साथ बिहाफ पर डीलिंग कराता रहे, और वो 2-4 लोग अगर आपस में रिलेटेड निकल आए तो फिर इसे हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। मतलब ये कि इंडिया में जो लोग इंडिपेंडेंट स्टेटस में काम करते हैं उन्हें गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही। इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब ये होता है जो भी नॉन रेजिडेंट आना चाहे वो मुझे अपना एजेंट अपॉइंट करे, मैं सबको सर्विस देता हूं, तो कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक आदमी बैठा दिया जाए जो केवल सिलेक्टेड नॉन रेजिडेंट्स के लिए काम कर रहा है और वो नॉन रेजिडेंट आपस में जुड़े हुए पाए जाएं, किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में हो या एक दूसरे को कंट्रोल करते हो, तो ऐसे में हम बिजनेस कनेक्शन मानेंगे और आपकी इनकम को इंडिया में टैक्स करेंगे। अब जब हम टैक्स करेंगे तो वो कहेगा कि भैया ना मेरा इंडिया में कोई ऑफिस, ना मैं इंडिया में आता हूं, ना मैं जाता हूं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम इन बातों से कोई मतलब नहीं रखते कि तू इंडिया में आता है नहीं आता, तेरा कोई एजेंट है या नहीं है, ठीक है, तो हम इन बातों में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें गवर्नमेंट ने एक टर्म और ऐड कर दी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। तो बिजनेस कनेक्शन में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को जोड़ा गया, और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब होता है कि यहां पर आपकी जो टर्नओवर है वो एक अमाउंट से अगर ज्यादा है तो आपका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस माना जाएगा। और अगर आप यहां पर यूजर्स बनाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह सर्विस देते हैं, तो अगर उन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूजर्स से ज्यादा आपके यूजर्स यहां पाए जाते हैं तो हम आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानेंगे और इसे इंडिया में टैक्स करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी क्लास मतलब आप कहो कि सर हमें बाउंस करके चली गई, कोई बात नहीं। इसके कोई 8 में से बिजनेस कनेक्शन के पॉइंट को छोड़ के 7 पॉइंट बहुत इजी हैं, उनको रीड कर लेना, उनको रटना मत तो रीड तो जरूर कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में हम उनकी जब प्रैक्टिकल पॉइंट को आपके साथ लिंक करेंगे तो आपको अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक ये चेंज था, क्लॉज नंबर 8 नया आया था, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ये डेफिनेशन नई ऐड की गई है। ये 2-3 बातें इसके अंदर ऐड हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें। अब बीकॉम प्रोग्राम वाला बच्चा कहेगा सर मुझसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन भाई मुझे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे को भी जरूरी है, सीए वाले के लिए तो बहुत ही जरूरी है, प्रोग्राम वाले के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, सुन लिया बस बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई थी। मैंने इसको बुक से नहीं दिखाया है, आप अपनी बुक से जाके देखना चाहें देख सकते हैं, और ये हम अब अपलोड भी करेंगे साइट के ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाटा बाय बाय, सी यू।